हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाकवा, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था वन वे स्लैब हम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैंटिलीवर स्लैब हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करो। चलो आइए देखते हैं अभी हमको कैंटिलीवर स्लैब के लिए कौन सा न्यूमेरिकल दिया है वो। तो चलो आइए देखते हैं अभी हमको कौन सा सम दिया है वो। तो देखो, डिज़ाइन ए कैंटिलीवर छज्जा फॉर ए स्पैन 2 मीटर कैरिंग LL मतलब लाइव लोड इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड FFL मतलब फ्लोर फिनिश लोड इज इक्वल टू 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील, टेक MF मतलब मॉडिफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1.6, ड्रॉ रेनफोर्समेंट डिटेल्स। तो हमको इधर अभी कैंटिलीवर छज्जा बोला है डिज़ाइन करने को। इसके लिए उसका जो स्पैन है वो 2 मीटर दिया है और लाइव लोड और फ्लोर फिनिश लोड हमको गिवन में दिया है और हमको M20 कंक्रीट भी दिया है और जो स्टील बोला है, स्टील का ग्रेड वो Fe415 बोला है। तो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप है डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स। डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स। सो डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या आएगा? डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स में हमारा लाइव लोड आएगा जो कि दिया है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिश लोड भी आएगा जो दिया है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। FCK मतलब कंक्रीट ग्रेड 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और स्टील ग्रेड मतलब FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडिफिकेशन फैक्टर भी हमको गिवन है और वो दिया है 1.6। तो ये इतना सारा डाटा हमारा डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स में आएगा। अभी हम लोग स्टेप नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है हमारा एस्टिमेशन ऑफ स्लैब थिकनेस। सो एस्टिमेशन ऑफ स्लैब थिकनेस। सो एस्टिमेशन ऑफ स्लैब थिकनेस मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है इफेक्टिव डेप्थ मतलब स्मॉल d इज इक्वल टू स्पैन अपॉन b इंटू BV इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। सो BV मतलब क्या है? बेसिक वैल्यू। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बेसिक वैल्यू टोटल 3 होते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड स्पैन के लिए रहता है, एक कैंटिलीवर स्पैन के लिए रहता है और एक अपना कंटिन्यूअस स्लैब के लिए रहता है। तो अगर आपको वो 3 वैल्यूज जानने हो तो मैं ऊपर आपको आई लिंक में उसका लिंक दे दूंगा, आई बटन में, तो वो जाके आप वीडियो देख लो। तो अभी स्पैन, अभी हमको स्पैन कितना दिया है? तो स्पैन हमको दिया है, ये देखो, ये स्पैन हमको दिया है 2 मीटर। मतलब ये अगर हम लोग mm में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2000 mm। नेक्स्ट हमको बेसिक वैल्यू, तो ये इधर अभी कैंटिलीवर छज्जा बोला है मतलब कैंटिलीवर स्लैब हमको डिजाइन करने का है। तो कैंटिलीवर स्लैब के लिए बेसिक वैल्यू की वैल्यू है 7 और मल्टीप्लाई बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर जो कि हमको गिवन में दिया है 1.6। तो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आ जाता है 178.57 mm। मैं इसको अप्रॉक्सीमेट करता हूँ 180 mm। सो ये हमारा अभी इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट हुआ है। अभी हमको ओवरऑल डेप्थ फाइंड आउट करने का है। ओवरऑल डेप्थ के लिए हमको डायमीटर ऑफ बार और अपना जो कवर रहता है वो हमको हेज्यूम करने का रहता है। सो डायमीटर ऑफ बार कितना रहता है स्लैब के लिए? तो डायमीटर ऑफ बार हम लोग 10 mm, 12 mm या फिर 8 mm एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 mm एज्यूम कर रहा हूँ और जो अपना D डैश है मतलब कवर, स्लैब का जो कवर है वो स्लैब का कवर कितना है? स्लैब का कवर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 20 mm हम लोग यूज करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ एज्यूम डायमीटर ऑफ बार इज इक्वल टू 10 mm में इधर एज्यूम करता हूँ और जो अपना D डैश है वो 20 mm एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है। तो अभी हम लोग इधर ओवरऑल डेप्थ फाइंड आउट करते हैं। सो ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू D प्लस D डैश प्लस डायमीटर डिवाइड बाय 2। सो डायमीटर डिवाइड बाय 2।
सो डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ हमारा आया है 180 mm प्लस डी डैश कवर है 20 और डायमीटर हमने यूज किया है 10। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 205 mm और ये अगर मीटर में हमको लिखना है तो मीटर में ये हो जाएगा 0.205 मीटर। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अभी हम लोग स्टेप नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो स्टेप नंबर 3 है हमारा कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ। कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ और इसके लिए फॉर्मूला है L इफेक्टिव इज इक्वल टू L प्लस डी बाई 2। सो इट इज इक्वल टू L मतलब स्पैन हमारे पास 2000 mm है प्लस इफेक्टिव डेप्थ। सो इफेक्टिव डेप्थ हमारा आया है 180। सो इफेक्टिव डेप्थ है 180 और डिवाइड बाई 2। अगर हम लोग ये सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2090 mm। 2090 mm और इसको अगर मीटर में लिखना है तो ये हो जाएगा 2.090 मीटर। 2.090 मीटर। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। अभी हम लोग स्टेप नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सो स्टेप नंबर 4 है अपना लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन सबसे पहला जो लोड आएगा वो आएगा सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब और इसके लिए फॉर्मूला है 1 × 1 × 25 × डी अवेलेबल। सो डी अवेलेबल मतलब क्या है? डी अवेलेबल मतलब हमने ये इधर ओवरऑल डेप्थ जो फाइंड आउट किया है वो हम लोग डी अवेलेबल करके यूज करने वाले हैं। सो इट इज इक्वल टू 1 × 1 × 25 × डी अवेलेबल, जिसका वैल्यू हमको आया है, ये सारे वैल्यूज मीटर में है तो हमको ओवरऑल डेप्थ भी मीटर वाला लेना पड़ेगा। सो मीटर का वैल्यू है 0.205। 0.205। अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 5.125 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आ गया अपना सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। अभी हम लोग सेकेंड मतलब लाइव लोड सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड है अपना लाइव लोड इज इक्वल टू, लाइव लोड हमको गिवन में दिया है और वो दिया है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 2.5 इसको हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तीसरा जो लोड है हमारे पास वो है फ्लोर फिनिश लोड। इट इज इक्वल टू, ये फ्लोर फिनिश लोड भी हमको गिवन में दिया है और वो दिया है 0.5। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज इक्वल टू 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर। सो ये हमने सेल्फ वेट ऑफ स्लैब भी फाइंड आउट किया है, लाइव लोड भी फाइंड आउट किया है और हमने फ्लोर फिनिश लोड भी फाइंड आउट किया है। अभी हमको क्या करने का है? अभी हमको तीनों का टोटल करने का है और जो टोटल लोड है वो फाइंड आउट करने का है। सो देयरफॉर टोटल लोड मतलब W, इट इज इक्वल टू, तीनों का एडिशन करना पड़ेगा। सो सबसे पहला जो लोड है वो है 5.125, दूसरा लोड है वो है 2.5 और तीसरा लोड है वो है 0.5। सो इट इज इक्वल टू, अभी देखते हैं तीनों का एडिशन करके कितना आता है वो। सो इसका आंसर आएगा 8.125 किलो न्यूटन पर मीटर। सो इसका आंसर आया है 8.125 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी ये जो हमारा लोड आया है वो टोटल लोड आया है, अभी इसको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी वो लोड फैक्टर्ड में कन्वर्ट करते हैं। सो हम लोग इधर लिखते हैं देयरफॉर फैक्टर्ड लोड, और फैक्टर्ड लोड मतलब WD इज इक्वल टू, हमको सिर्फ क्या करना है, जो लोड आया है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो लोड हमारा कितना है? 8.125 इंटू 1.5। तो अभी देखते हैं ये कितना आता है वो, और इसका आंसर आता है 12.187।
किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आया है अपना फैक्टर्ड लोड। तो ये सारा हम लोग करते हैं स्टेप नंबर 4 में। अभी हम लोग स्टेप नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सो स्टेप नंबर 5 है कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। और फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या है, md, और इसका फॉर्मूला है wd मतलब फैक्टर्ड लोड मल्टीप्लाई बाय l इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ उसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। सो फैक्टर्ड लोड हमने फाइंड आउट किया है, इफेक्टिव लेंथ भी हमने फाइंड आउट किया है। सो इट इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड अपना आया है 12.187 मल्टीप्लाई बाय l इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ। अभी इफेक्टिव लेंथ हमारा मीटर में है 2.090। सो 2.090 इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। सो अभी देखते हैं ये कितना आता है वो। सो इसका आंसर आता है 26.62 किलो न्यूटन मीटर। 26.62 किलो न्यूटन मीटर। सो अभी ये जो बेंडिंग मोमेंट आया है वो हमको न्यूटन mm में कन्वर्ट करना है। सो न्यूटन mm में कन्वर्ट करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा इंटू 10⁶। तो ये हो जाएगा न्यूटन mm में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये था अपना स्टेप नंबर 5। अभी हम लोग स्टेप नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सो स्टेप नंबर 6 है कैलकुलेट रिक्वायर्ड डेप्थ। कैलकुलेट रिक्वायर्ड डेप्थ। सो रिक्वायर्ड डेप्थ के लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा। सो कंपेयर md इज इक्वल टू mu लिमिट। md मतलब फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट जो कि हमने स्टेप नंबर 5 में सॉल्व किया है, और mu लिमिट इसके लिए हमको स्टील ग्रेड देखना पड़ेगा। स्टील ग्रेड हमको दिया है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 415 के लिए वैल्यू है 0.138 fc के bd स्क्वायर। सो हम लोग अभी ये वैल्यू यूज करते हैं। सो देयरफॉर md की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 26.62 इंटू 10⁶। इट इज इक्वल टू mu लिमिट की वैल्यू है Fe415 स्टील के लिए 0.138 fc के bd स्क्वायर। सो देयरफॉर 26.62 इंटू 10⁶ इट इज इक्वल टू 0.138 इंटू fc के मतलब कंक्रीट ग्रेड, और हमको कंक्रीट ग्रेड गिवन दिया है 20। सो कंक्रीट ग्रेड हमको दिया है 20। b मतलब विड्थ, और विड्थ हम स्लैब के लिए 1000 mm एज्यूम करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ 1000 mm हम लोग एज्यूम करेंगे, और d स्क्वायर। तो हम लोग अभी इधर d रिक्वायर्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अभी कितना आता है वो। सो इसका आंसर आया है 98.20 mm। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं 100 mm। तो ये आया है अपना d रिक्वायर्ड मतलब इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। तो अभी हमको इधर एक चेक करना पड़ता है, वो चेक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड करना पड़ता है। और वो चेक क्या है, हमारा जो सेकेंड स्टेप में जो d आया है मतलब इफेक्टिव डेप्थ जो हमारा सेकेंड स्टेप में आया है वो कितना आया है, हमारा आया है वो 180 mm। ठीक है, हमारा आया है 180 mm। तो कभी भी आपको जो इफेक्टिव d है अवेलेबल वो आपका ज़्यादा आना चाहिए एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड डेप्थ। तो देखो अभी ये इधर है 180 mm और इधर है ये 100 mm। इसका मतलब हमारा जो d अवेलेबल है वो ज़्यादा आया है, और इसका मतलब क्या है कि हमने अभी तक के जो सारे कैलकुलेशंस किए हैं वो सारे करेक्ट है। तो हम लोग इधर लिखते हैं हियर d available is greater than d required, hence ओके मतलब हमारा स्लैब कैसे है अभी तक का ओके है। और इसके आगे जो कुछ वैल्यू हम लोग यूज करने वाले हैं इफेक्टिव डेप्थ के लिए वो कौन सी यूज करने वाले हैं, जो ज़्यादा है मतलब डी अवेलेबल की जो वैल्यू है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टेप नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग अभी स्टेप नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 7 है हमारा कैलकुलेट
एरिया ऑफ मेन स्टील। सो कैलकुलेट एरिया ऑफ मेन स्टील। सो इसके लिए फॉर्मूला है AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY इन ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MD डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय B इंटू D। तो ये फॉर्मूला हमको मेन स्टील की एरिया फाइंड आउट के लिए यूज करना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखते हैं 0.5 FCK हमको गिवन दिया है 20, FY भी हमको गिवन दिया है 415, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MD मतलब फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, और हमारा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कितना आया था 26.62। सो 26.62 इंटू 10⁶, ये हमारा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आया था, डिवाइड बाय FCK मतलब कंक्रीट ग्रेड, और वो हमको 20 दिया है। B मतलब स्लैब की विड्थ, और स्लैब की विड्थ हमको एज्यूम करनी पड़ती है, और वो एज्यूम करनी पड़ती है 1000 मल्टीप्लाई बाय D मतलब इफेक्टिव डेप्थ, जो कि हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट किया था, और उसका वैल्यू था 180 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय B इंटू D। सो B हमने इधर 1000 mm एज्यूम किया है, और D फिर से 180 mm हमने फाइंड आउट किया था। तो अभी हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो इसका आंसर आया है 431.25 mm स्क्वायर, 431.25 mm स्क्वायर। तो ये आया है हमारा एरिया ऑफ मेन स्टील। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसके लिए नंबर्स कितने लगने वाले हैं, नंबर ऑफ बार्स कितने लगने वाले हैं। तो इसके लिए हमको इधर एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम हमको डायमीटर ऑफ बार करना पड़ेगा, और ये डायमीटर ऑफ बार हम लोग कितना लेंगे, तो जो हमने स्टेप नंबर 2 में लिया था, और स्टेप नंबर 2 में हमने कितना लिया था, तो वो हमने 10 mm एज्यूम किया था। तो हम लोग भी इधर अभी 10 mm एज्यूम करते हैं। सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ बार इज इक्वल टू π/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो देखते हैं अभी इसका एरिया कितना आता है वो, और इसका एरिया आता है 78.53 mm स्क्वायर। अभी हम लोग नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर्स के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा AST डिवाइड बाय एरिया ऑफ बार। सो जो अभी AST आया है, AST हमारा 431.25 इतना आया है, और जो एरिया ऑफ बार है, एक बार का एरिया, वो आया है 78.53। तो हम लोग अभी देखते हैं कितने नंबर्स आते हैं वो। सो हमारे पास नंबर आए हैं 5.87। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं 6 नंबर्स। सो 6 नंबर्स हमारे आए हैं। अभी देखो, अभी हमारा जो एरिया था 431.25, उसके ऊपर से हमको नंबर्स मिले हैं 5.87, पर हमने क्या किया है, हमने अप्रोक्सीमेट करके 6 नंबर्स किए हैं। इसका मतलब थोड़ा सा जो एरिया है वो थोड़ा सा अभी एरिया इधर बढ़ने वाला है। तो वो कितना एरिया बढ़ चुका है वो अभी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो AST इज इक्वल टू टोटल नंबर्स है 6, और एक बार का एरिया है 78.53। तो अभी देखते हैं हमारा फाइनल एरिया क्या आ जाता है, और जो एरिया आया है वो है 471.18 mm स्क्वायर। सो अभी ये जो हमारा एरिया आया है, ये हमारा फाइनल एरिया आया है 471.18 mm स्क्वायर। अभी हम लोग ये जो नंबर्स आए हैं टोटल 6 नंबर, इसके लिए अभी हमको स्पेसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग स्टेप नंबर 8 में वो स्पेसिंग फाइंड आउट करते हैं। सो स्टेप नंबर 8 है कैलकुलेट spacing for main steel। कैलकुलेट स्पेसिंग फॉर मेन स्टील। सो स्पेसिंग मतलब S, और इसका फॉर्मूला है 1000 इंटू एरिया ऑफ बार डिवाइड बाय AST। सो इट इज इक्वल टू, देखते हैं अभी कितना आता है वो, 1000 इंटू एरिया ऑफ बार। सो एक बार का एरिया हमने फाइंड आउट किया है 78.53, और डिवाइड बाय जो फाइनल एरिया हमने फाइंड आउट किया है 471.18।
तो अभी देखते हैं इसका आंसर कितना आता है वो। तो इसका आंसर आया है 166.67 mm। हम लोग ये अप्रोक्सीमेट करके 160 mm लिख सकते हैं, क्योंकि आपका स्पेसिंग जितना कम रहेगा उतना वो जो स्लैब है उसको स्ट्रेंथ मिलने वाला है। तो जितना आप स्पेसिंग कम रख सकते हो उतना आप रख सकते हो। तो इधर अपना आया है एज पर कैलकुलेशन 166.67, मैंने उसको कम करके 160 mm अप्रोक्सीमेट किया है। सो अभी हम लोग स्टेप नंबर 9 सॉल्व करते हैं और इसमें अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की एरिया भी फाइंड आउट करते हैं। सो कैलकुलेट एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, कैलकुलेट एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। सो अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की एरिया फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ASTD इज इक्वल टू 0.12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय B इंटू डी। सो D जो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वो हमको कैपिटल D यूज करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू 0.12 डिवाइड बाय 100 इंटू बी हमने 1000 mm एज्यूम किया है, और डी मतलब ओवरऑल डेप्थ, और ओवरऑल डेप्थ हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट किया था और उसका आंसर आया था 205। सो 205 इट इज इक्वल टू, देखते हैं अभी ये एरिया कितना आता है वो। सो इसका आंसर आया है 246 mm स्क्वायर, 246 mm स्क्वायर। अभी ये जो एरिया आया है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का, इसके ऊपर से अभी हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में कितने नंबर ऑफ बार लगने वाले हैं वो फाइंड आउट करने के हैं। तो उसके लिए हमको फिर से एक बार डायमीटर एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं इधर 8 mm का डायमीटर एज्यूम करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया ऑफ बार फाइंड आउट करते हैं, और वो है π/4 इंटू 8 स्क्वायर। तो अभी देखते हैं इसका आंसर कितना आता है वो, और इसका आंसर आता है 50.26 mm स्क्वायर। सो 50.26 इसका एरिया आया है। अभी हम लोग नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। सो नंबर्स के लिए हमको यूज करना पड़ेगा नंबर्स इज इक्वल टू ASTD डिवाइड बाय एरिया ऑफ बार। सो ASTD मतलब एरिया, और एरिया आया है 246, और एक बार का एरिया आया है 50.26। सो अभी देखते हैं कितना नंबर आता है वो। तो इसका आंसर आया है 4.89। इसको अप्रोक्सीमेट करके हम 5 नंबर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा नंबर थोड़ा हमने अप्रोक्सीमेट किया है, ज़्यादा किया है, इसका मतलब इधर भी हमारा जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ने वाला है। तो अभी हम लोग फाइनल ASTD फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा, टोटल हमारा 5 नंबर्स आया है, और एक बार का जो एरिया है वो है 50.26। सो अभी देखते हैं इसका आंसर कितना आता है वो, और इसका आंसर आता है 251.3 mm स्क्वायर। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 में हमको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए टोटल 5 नंबर ऑफ बार मिले हैं। अभी उसके लिए हमको स्पेसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी अपना लास्ट स्टेप मतलब स्टेप नंबर 10 सॉल्व करते हैं, और वो है कैलकुलेट स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। कैलकुलेट स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं 1000 इंटू एरिया ऑफ बार डिवाइड बाय ASTD। सो इट इज इक्वल टू ये 1000 इंटू एरिया ऑफ बार हमने फाइंड आउट किया है, और वो है 50.26, और ASTD मतलब फाइनल एरिया जो कि हमने फाइंड आउट किया है 251.3। सो 1000 इंटू एरिया ऑफ बार 50.26 डिवाइड बाय 251.3। तो अभी हम लोग देखते हैं कितना आता है वो। सो इसका आंसर आता है 200 mm। सो टोटल हमारा जो स्पेसिंग आया है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए वो आया है 200 mm, और मेन स्टील के लिए जो स्पेसिंग आया है वो आया है 160 mm, और उसके लिए जो नंबर्स आए हैं वो आए हैं 6 नंबर्स, और इसके लिए नंबर्स आए हैं वो आए हैं 5 नंबर्स। तो ये सारा डाटा अभी अपना रेडी हो गया। हमको फाइनली बोला है ड्रॉ रेनफोर्समेंट डिटेल्स। तो अभी हम लोग ये जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स है वो फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि उसका डायग्राम कैसे बनेगा।
तो चलो देखते हैं अभी डायग्राम कैसा आया है वो। तो ये है हमारा लास्ट स्टेप, मतलब स्टेप नंबर 11, जो कि डायग्राम है कैंटिलीवर छज्जा बोला था। तो ये हमारा कैंटिलीवर छज्जा का डायग्राम है, जिसमें देखो ये है अपना वॉल, और उसका वॉल का जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है वो है 230 mm, जो हमको दिया नहीं था लेकिन हम लोग 230 mm वो एज्यूम करते हैं। बाद में ये जो तुम्हारा टोटल जो स्लैब है उसका स्पैन 2 मीटर है, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया था। बाद में ये हमने स्टील प्रोवाइड किया है। ये जो रेगुलर स्टील जा रहा है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, वो अपना मेन स्टील है, और मेन स्टील अपना आया था 6 नंबर्स ऑफ 10 mm डायमीटर बार हमने यूज़ किया था, और उसका जो स्पेसिंग आया था वो 160 mm सेंटर टू सेंटर उसका स्पेसिंग आया था। और बाद में ये जो सर्कल करके मैंने बताए हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, जो कि 5 नंबर्स आए थे, और हमने 8 mm का बार यूज़ किया था, और वो उसका स्पेसिंग 200 mm आया था। तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस था ये कैंटिलीवर छज्जा डिज़ाइन करने के लिए। तो हमने ये सारे स्टेप्स यूज़ करके कैंटिलीवर छज्जा इधर डिज़ाइन किया है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। अगर कुछ क्वेरीज रहेंगी तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करो। थैंक यू।